एक के बाद एक सेबी क्या कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब मैं होता भी कौन हूं आइडिया करने वाला, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते इतना तो हक सबको बनता है कि वो अपना फाइनेंसेस को कैसे चूज करे, कैसे स्पेंड करे, वो कैसे डेवलप करे, वो खुद डिसाइड करे, ना कि कोई और उसके लिए डिसाइड करके दे। और एक के बाद एक मतलब भयंकर हालत हो रहा है मार्केट पे। अभी नया न्यूज क्या आया है, हालांकि लास्ट टाइम की तरह जो एफएनओ टैक्स वाला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वो अभी भी डेवलपिंग है, ऐसा नहीं कि वो हो चुका है। सेम टू सेम ये प्रपोजल आ रहा है सेबी को नया कमेटी बिठाने के बाद। ठीक है, सेबी को नया कमेटी बिठाने के बाद ये प्रपोजल आ रहा है कि 15 जुलाई को जो कमेटी बैठेगा वहां पे फाइनल डिसीजन आएगा। क्या डिसीजन आएगा? सेबी कमेटी प्रपोज कर रहा है कि डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए उनका लॉट साइज या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा दिया जाए ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत हद तक कम हो जाए। मजाक चल रहा है ये? नहीं मतलब कॉमेडी शो हो रहा है, तानाशाही है, मोनोपोली है, क्या हो रहा है? क्या है ये? जो मर्जी वो हो रहा है यहाँ पे। कभी ब्रोकर फ्रीज हो रहा है अच्छे अच्छे दिनों में, एसटीटी चार्जेस बढ़ रहा है, इतना पैसा चार्जेस पे जा रहा है, ठीक है, एफएनओ में टैक्स बढ़ने की बात हो रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाने की बात हो रहा है। क्या लगता है हम जैसे रिटेल्स का हालत क्या होने वाला है इसमें? आप लोगों का राय जानना बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स भरना चाहिए, एक एक कमेंट में पढ़ूंगा, जितना हो सके वीडियो शेयर होना चाहिए, बिकॉज ये डिसीजन आ जाएगा तो लात हमारे ही पेट में आएगा, स्मॉल और मीडियम ट्रेडर्स को। बड़े जो प्लेयर्स है उनको शायद कोई फर्क ना पड़े, हालांकि फर्क तो आग में हाथ डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो जलेगा, लेकिन हाँ हमको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा जो कि स्मॉल और मीडियम ट्रेडर्स है। मैं आपको सर्कुलर बताता हूं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, सेबी कमेटी क्या बोल रहे हैं कि जो डेरिवेटिव वॉल्यूम को स्टिक करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए वो लोग लॉट साइज या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या वो लोगों का मेन चीज है मैं आपको बताता हूं पूरा। जो कमेटी सेबी ने बिठाया है उसका रिपोर्ट ये है कि वो लोग सजेस्ट कर रहा है सेबी को कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने को। मतलब जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट साइज अराउंड 5 लाख का करीब था, वो अभी 10-20 से 30 लाख, 20 से 30 लाख के करीब वो लोग ले जाने की बात कर रहे हैं। 20 से 30 लाख मतलब अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप कोई भी स्टॉक का फ्यूचर पे काम करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, तो वहां पे जाके आप जब स्टॉक लेते हो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आता है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मैसेज आ जाता है, उसके ऊपर एसटीडीज वगैरह लगता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आता है। वो अब तक के लिए मिनिमम था 5 लाख। 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आएगा तो डेरिवेटिव पॉसिबल है। अब उसके ऊपर का बहुत सारा, जैसे बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अभी 7.5 पौने 8 लाख के आसपास है, निफ्टी का है अराउंड 6,25,000 के आसपास का है, ठीक है, एसबीआई का अराउंड 6,25,000। उस तरह से हर एक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है 5 से 6 लाख 7 लाख के बीच में रहता है। उसको सजेशन दिया जा रहा है कि उसको 20 से 30 लाख किया जाए। देखिए ये हम कितना भी वीडियो बना ले, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो बढ़ने ही वाला है, ये लोग तो, ये तो डिसाइडेड है। अब कितना कम हम बढ़ा पाए वो हमारा टारगेट होना चाहिए, लेकिन 20 से 30 लाख जो ये बोल रहे बढ़ाने को, आप सोचिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 6 से 20 लाख भी होता है, 5 से 20 लाख भी होता है, तो 4 गुना बढ़ता है। एक स्टॉक का फ्यूचर अगर हम लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, मैं बाद में बोलता हूं डिस्कशन और डीप में, तो उसके लिए मार्जिन लगता है अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। अब उसका 4 गुना लगेगा, 6 लाख रुपए लगेगा। कैन यू इवन इमेजिन? जो स्मॉल टिकट साइज ट्रेडर्स है उनका तो धंधा रोटी बंद हो जाएगा ना, क्योंकि हर कोई करोड़ों रुपए से ट्रेड नहीं करता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑफिस गोअर से, जो सिर्फ स्विंग करते हैं, 2 लाख रुपए उनका कैपिटल रहता है, 3 लाख कैपिटल रहता है, वो क्या करेंगे? वो तो पहले ही मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे जो 1 लाख लगा सकता है वो 6 लाख भी लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकता है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख आप बिल्कुल लगा सकते, जो 1 लाख लगा पाएगा वो 6 लाख भी आराम से ले लेगा, ठीक है, चलो आराम नहीं, थोड़ा मेहनत से ले लिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का साइज बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी भी तो ज्यादा आ रहा है ना। जो बंदा 100 क्वांटिटी में खुश है उसको आप जोर जबरदस्ती 400 क्वांटिटी पे लेके जा रहे हो, ये कहां का अक्लमंदी हुआ? मतलब जो पहले मार्केट में फिर भी 2 साल सर्वाइव कर पाता था, अब तो वो 2 महीने में निकल जाएगा, क्योंकि आप 4 गुना बढ़ा रहे हो क्वांटिटी। मतलब ये कैसा रूल हो गया कि मुझे लेना है तो 6 लाख का ही माल लेना पड़ेगा? ऐसा तो कोई रूल नहीं होना चाहिए ना। मैं इस स्टॉक में एक समहाउ कम बुलिश हूं तो मैं इस पे कम लॉट लेना चाहता हूं। अगर मेरे दिशाओं में मार्केट चला गया, मैं पिरामिड करके बाद में ले लूंगा, लेकिन मुझे पहले ही
ही अगर इतना पैसा डालना पड़ेगा तो क्या होगा, मेरा पार्टिसिपेशन उस स्टॉक से हट जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी को मैनेज करना है तो ये कैसा सजेशन है, इससे लोगों का रिस्क कम हो जाएगा, इससे स्पेकुलेशन कम हो जाएगा। देखिए जिनको करना है 1 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, 1 अरब हो जाए, वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप इतना सोचिए कि इससे क्या रिस्क कम हो जाएगा। जो लोग एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, आप उनको जोर जबरदस्ती 4 लॉट चिपका रहे हो, अब उसका रिस्क रिवार्ड भी तो घट जाएगा ना। हर कोई रेडी नहीं होता है, एक ट्रेडर पैदार ट्रेडर नहीं होता है, उसका एक स्टेप रहता है, हर एक स्टेप से वो बड़ा होता है। 1 2 3 4 10, 1 लॉट से 20 लॉट पे आप जंप करवा रहे हो और बाद में आप लोग बोलोगे कि रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, रिटेल मतलब जुआ खेल रहा है। नहीं, देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हो रिटेल को बार बार, आप फोर्स कर रहे हो रिटेल को बार बार। एक अच्छा डिसीजन आप लोग बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म ब्रोकरेज लाना चाहिए, एब्सोल्युटली लाना चाहिए, हर एक ब्रोकर को सेम अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज करना चाहिए, ये पहले बोल देना चाहिए था आप लोगों को। बिकॉज अदरवाइज ब्रोकर्स क्या करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या करते हैं, जो हमेशा होता रहा है, जो खेल हो रहा है कॉर्पोरेट पे, जो गेम हो रहा है, क्या कि आप लोग जीरो ब्रोकरेज दे दो और ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर दो ऑप्शन में, उसका एक कमीशन ले लेना। अब जीरो ब्रोकरेज दे दिया लोगों को, जीरो ब्रोकरेज मतलब लोगों के मन में है जीरो ब्रोकरेज तो ट्रेड आप शराब करना चालू कर देंगे, ब्रोकरेज तो नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है, महीने में 200 रुपए दो, 300 रुपए दो, 400 रुपए दो, अनलिमिटेड ट्रेड करो। अब जो बंदा दिन का 2 ट्रेड करता है, जो बंदा महीने का 60 ट्रेड करता है, सपोज 40-50 ट्रेड करता है, उसके दिमाग में ये है मैंने 500 रुपए ब्रोकरेज दिया है तो मैं तो ये महीना अनलिमिटेड ट्रेड करूंगा। जहां पे ट्रेड बन रहा नहीं है वहां पे ट्रेड हो रहा है, तो इससे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और ब्रोकर्स को मिल रहा है कमीशन। तो ये बढ़िया डिसीजन है, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन ये पहले कर देना चाहिए था ताकि बहुत लोग बच जाते। अब उनका तो खत्म करियर। लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाने की बात हो रहा है, दिस इज एब्सर्ड। लोग एवरेज कैसे करेंगे, पिरामिडिंग कैसे करेंगे। सपोज मैं 10 लाख से ट्रेड करता हूं, मैं 20 लाख से ट्रेड करता हूं, अब मेरे को जो स्टॉक फ्यूचर लेने में 1.5 लाख लगता था, मैं 1.5 लाख से 1 लॉट ले लिया, कल को मार्केट मेरे दिशा में गया, मैं और 1 लॉट ऐड किया, परसों मेरे दिशा में गया और 1 लॉट ऐड किया, कंसोलिडेट किया, थोड़ा डिप मारा, लिक्विडिटी लिया, मैं और 1 लॉट ऐड किया, टोटल मैं 4 लॉट से ऐड कर रहा हूं। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है बिकॉज मार्केट इज रिएक्टिंग एज आई वांटेड टू डू इट, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली लॉट साइज इतना बढ़ा दोगे, अब मेरे पास 20 लाख है तो मेरे को पहला लॉट के लिए 5 लाख देना पड़ेगा, 6 लाख देना पड़ेगा। अब मेरे पास एवरेज करने का वो कुशन ही नहीं है, तो नॉर्मल जो मिड साइज ट्रेडर्स है वो ट्रेड कैसे करेंगे। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे इलिक्विड स्टॉक्स है जिनका फ्यूचर अभी भी इलिक्विडिटी पे चलता है। डिक्सॉन ले लो, आप कोई भी निफ्टी 200 का एक स्टॉक ले लो जहां पे आप मान के चलते एसआरएफ का फ्यूचर ले लो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, चंबल का फ्यूचर ले लो जो कि बहुत थोड़ा बहुत इलिक्विड रहता है, उसमें से इतना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जो स्टॉक में मूवमेंट है और उसमें फ्यूचर लिया जा सकता है, उसमें भी काम करके मजा नहीं आएगा बिकॉज ऑफ इलिक्विडिटी। इट इज नॉट अ ग्रेट डिसीजन। आई जस्ट मतलब मैं बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, इवन के हायर अथॉरिटीज से, प्लीज ये मत होने दीजिए, अदरवाइज आप जानबूझ के खेल को खराब कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट इनका क्या रिकमेंडेशन है कि वीकली एक्सपायरी 1 दिन होना चाहिए हफ्ते में। 1 से 5 दिन लेके कौन गया। मतलब अगर लॉट साइज बढ़ाना ही है तो घटाया क्यों, एक्सपायरी 1 दिन में लाना है तो 5 दिन किया क्यों। ये क्या हो रहा है। एक आदमी एक सेटलमेंट में आके एक चीज पे सेटल होने को भी उसको टाइम लगता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अलग कर क्यों गया, मतलब किया क्यों गया। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि इतना सारा इंडेक्स लाने का क्या फायदा। एनएससी को फायदा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा एसटीटीज आ रहा है, ब्रोकरेजेस जनरेट हो रहा है, बहुत ज्यादा जीएसटी आ रहा है। मतलब अगर इतना ही अच्छा सोच रहे हैं आप लोग रिटेल के लिए तो ये सब क्यों किया गया। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या। हम गिनीपिग तो है नहीं कि हम पे आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, हर एक बार को एक्सपायरी है। ये डिसीजन किन्होंने दिया। आज से 3 साल पहले तो सिर्फ गुरुवार को होता था एक्सपायरी, निफ्टी बैंक निफ्टी, उनमें हम खुश थे। वहां से आपने अलग किया, पहले तो वहां पे आपने एक वॉलेटिलिटी का जनरेशन अलग कर दिया। उसके बाद वहां पे जब लोग धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं, आप फिर से बोल रहे हो एक बार में करोगे। हालांकि ये डिसीजन बहुत अच्छा है, वीकली एक्सपायरी 1 ही दिन होना चाहिए ताकि स्पेकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए, हर एक दिन लोग मतलब दौड़े ना, ये अच्छी बात है। लेकिन ये चीज पहले क्यों किया गया, मेरा तो सवाल वही है।
नेक्स्ट ये लोग बोल रहे हैं कि कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट कम हो जाएगा, मतलब 3 महीने के अंदर कैलेंडर स्प्रेड को ये कर देंगे। मैं स्प्रेड पे नहीं जा रहा हूं, हालांकि ये हम जैसे ऑप्शन बायर्स जो होते हैं उनको ज्यादा नहीं आएगा, उनको ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर्स है उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। जिनके पास फंड है 20-30 करोड़ से वो लोग स्प्रेड वगैरह बना रहे हैं, लेकिन बात वही है 30 करोड़ का अगर किसी के पास फंड है तो उसको उतना दिक्कत आएगा नहीं। दे कैन इजीली शिफ्ट देयर स्ट्रेटजीज एंड ऑल, दे कैन इजीली शिफ्ट देयर वर्क स्टेशन एंड ऑल। लेकिन जिनके पास कैपिटल का क्रंच रहता है, जो कि सीख रहे हैं, उनको दिक्कत आएगा। नेक्स्ट इनका रिकमेंडेशन है कि रैशनलाइजिंग स्ट्राइक प्राइसेस, मतलब बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइसेस पे काम नहीं किया जा सकता। इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा हो जो कि 1000-2000 पॉइंट दूर का ओटीएम लेके ट्रेड करते हैं, हालांकि वो जुआ हो जाता है। दैट इज अ गुड ऑप्शन। ओके ठीक है, इससे एक चीज तो अच्छा होगा कि कम स्ट्राइक प्राइसेस पे लिक्विडिटी ज्यादा होगा, लेकिन ये चीज से स्पेकुलेशन कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। आप लोग देखेंगे अगर दूर का स्ट्राइक प्राइसेस, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जो स्पाइक्स वगैरह होते हैं ना, ऑपरेटर्स के एंट्री होते हैं ना, वो दूर का ओटीएम पे होता है जो नजर से बाहर है। अब अगर उनको आप एलिमिनेट कर रहे हो तो ये इफेक्ट आएगा जो अंदर है नजर में उन पे। तो ये ठीक है, ये आपके हिसाब से अगर आप ठीक कर रहे हो ठीक है, जब तक बात हमारे घर में नहीं आता है हम ओके है उससे। मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको जो सही लगे आप कीजिए, बस मेरा घर का चावल को आप वहां पे हाथ मत लगाइए, सिंपल सी बात है। 6-7 साल एक बंदा मार्केट पे घिसते 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 उसके बाद वो थोड़ा ब्रेक इवन पे आया, फिर प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी शुरू हुआ, अब वो सपना बुन रहा है, अब वो वहां से कैरियर देख रहा है। अब आप बोल रहे हो टैक्सेस बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ जाएगा, इससे मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल मिड साइज ट्रेडर जो होते हैं वो करोड़ों रुपए इधर उधर से नहीं आ पाता है, क्योंकि टैक्सेस तो जाता ही है, खर्चे होते हैं, बहुत सारे चीजें होते हैं। वहां पे आप एक बार में एक दम में अगर 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स आप अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा देंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो आना ही है और बहुत ज्यादा गुस्सा आना है। अच्छा ये नहीं, अभी और सुनिए ये रिकमेंडेशन। अब ये लोग क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि लिवरेज पे रिकमेंडेशन, लिवरेज पे ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं। क्या रिकमेंड कर रहे हैं? अपफ्रंट प्रीमियम्स। अपफ्रंट प्रीमियम्स, द एक्सपर्ट कमिटी हैज रिकमेंड द चार्ज अपफ्रंट प्रीमियम्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स currently while the brokers are supposed to provide upfront premium to the exchanges, they fund upfront margins through leverage based on collaterals placed with the brokers by the investors. The regulators could consider direct routing of upfront premiums instead of routing it through brokers. मतलब अब तक क्या होता था, ब्रोकर हमारे लिए प्रीमियम पे कर देता था एनएससी को और ब्रोकर हमें लिवरेज दे देता था। अब वो भी बंद करवाने का ये लोग बोल रहे कि अगर हम ऑप्शन बाइंग करते, सेलिंग जैसा अपफ्रंट प्रीमियम हमें रखना पड़ेगा। सेलिंग में प्रीमियम रखते तो हम सेलिंग में प्रीमियम रख के, जैसे अगर आप कोई बास्केट ऑर्डर बनाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे मान के चलते आप एक हेज कर रहे हो तो क्या होगा, 20 लाख रुपए आपका रिक्वायर्ड मार्जिन दिखाएगा, लेकिन जो आपका यूटिलाइज मार्जिन होगा वो शायद 6 से 7 लाख हो, लेकिन आपको 20 लाख मेंटेन करना पड़ेगा। ये चीज हो जाएगा ऑप्शन बाइंग में भी। मतलब अगर आप 10,000 का कोई माल उठाओगे तो आपके पास 50,000 रुपए बैंक बैलेंस होना चाहिए। हालांकि ये एक अच्छा डिसीजन है, ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं छोटे पैसे से ऑप्शन बाइंग उस तरह से नहीं होता है। जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये दिक्कत कब देगा पता है, जब मार्जिन का क्रंच आएगा एक सच में किसी ट्रेडर को। बहुत बार ऐसा होता है, पैसा कैश फ्लो नहीं है, लिक्विड कैश नहीं है, कैश का क्रंच है, ठीक है, अवेलेबल मार्जिन नहीं है, जहां पे मूव अच्छा दिख रहा है वहां पे दिक्कत आ सकता है। हालांकि ठीक है ये स्मॉल ट्रेडर्स को बहुत दिक्कत देने वाला है, बट मिड साइज ट्रेडर्स के लिए ये फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, जो कि जिससे थोड़ा स्पेकुलेशन घटेगा। लेकिन प्लीज अगर इस पे आप अपफ्रंट प्रीमियम लगा रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग जैसा मत कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के करने पे हम जैसे ट्रेडर्स को बहुत रिलीफ मिलता है। क्योंकि महीने में एक दिन आता है जहां पे कैश क्रंच आता है, क्योंकि विड्रॉ बंद है, स्टॉक्स थोड़ा फंसा हुआ है, थोड़ा सा कैश का क्रंच है, वहां पे इतना मार्जिन अगर हमें मेंटेन करना पड़ेगा तो वो दिन हम ट्रेड ना करके बिताने का नौबत आ जाएगा। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि इंक्रीज मार्जिन, वही वाला चीज है, अपफ्रंट प्रीमियम के साथ साथ मार्जिन थोड़ा बढ़ाएंगे, जो कि मतलब एक दिक से ठीक भी है एक दिक से ठीक नहीं भी है, बिकॉज आप लोगों ने लॉट घटा के मार्जिन घटा के लोगों को इनवाइट किया। अब आप बोल रहे हो किसी को घर पे आप बुला के बोल रहे हो खाना नहीं है, ये कैसा, मतलब ये कैसे का इंसाफ है यार। आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो, कम टू आवर हाउस, आइए बैठिए, बैठ के पधारिए। लोग आए, बैठे, पानी वानी खाया, थोड़ा सा स्नैक्स लिया, थोड़ा स्टार्टर लिया, अब मेन कोर्स का जब बारी आ रहा है तब आप बोल रहे हो चलो टाटा बाय बाय, खाना तो खत्म है, खाना तो नहीं मिलेगा। मतलब ये तो
आप खिलवाड़ कर रहे हो ना लोगों के सेंटिमेंट के साथ। जो लोग गैम्बलिंग करते, जो लोग स्पेक्यूलेट करते उस तरह से नेकेट पे, वो लोगों को आप अगर करोड़ों भी कर दोगे तो भी एक दो निकल आएगा जो करोड़ों ही गवा देगा। लेकिन जो लोग जेन्युइनली सीख रहे, थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे, प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी में जा रहे, ये तो उनके पेट पे मारने वाला जैसा बात हो गया ना। जो लोग मान के चलते 6-7 साल दे दिया, अब 2 साल से प्रॉफिटेबल है, 3 साल से प्रॉफिटेबल है, अब वो लोग अपना वेल्थ क्रिएशन पे जा रहे हैं, उनके लिए तो पेट में लात मारने वाला बात हो गया ना। क्योंकि हर कोई सेकंड थर्ड जनरेशन ट्रेडर नहीं है, फर्स्ट जनरेशन ट्रेडर है। लोग अपने उम्र में मतलब खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे उनके पेट पे लात मारने वाला बात हो जाएगा। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स है जिनका हजारों करोड़ का कॉर्पस है, वो लिवरेज के बिना नहीं बने हैं ऊपर बड़ा, वो लिवरेज था इसलिए बन पाए। राकेश जी के टाइम पे 100 टाइम्स 200 टाइम्स नेकेड अनलिमिटेड लीवर्स दे देते स्टॉक्स ब्रोकर्स, स्टॉक्स पे। हमारे यहाँ पे 4-5 गुना मिलता है मुश्किल से, उसमें भी दिक्कत। मतलब कोई बंदा एक दाव तो खेलेगा ना उसका वेल्थ को बढ़ाने के लिए, या फिर सिर्फ सेफ साइड ही खेलते रहे। अगर रिस्क लेना ही नहीं था तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों आए हम ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग तो है सबसे रिस्की बिजनेस, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। लेकिन अगर मिनिमम रिस्क इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ने की बात हो रहा है तो आप ये समझिए बियर मार्केट पे हम क्या करेंगे। जब बियर मार्केट आएगा, आज नहीं तो कल आना ही है, बुल मार्केट तो खत्म होना है, बियर मार्केट आना है, हाँ ठीक है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का घटा दिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कल से अगर बियर मार्केट चालू हो जाता है, जिसका हम कोई नहीं चाहते चालू हो, लेकिन अगर होता है तो क्या करेंगे। कैश शॉर्टिंग तो अलाउ नहीं है, फ्यूचर शॉर्ट करके जाना है। अब आप बोल रहे हो बियर मार्केट पे मेरे को 6 लाख का फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा, एक लॉट लेने में मुझे 6 लाख का मार्जिन देना पड़ेगा। बियर मार्केट पे 1 लाख से 20 लाख बनता है, 10 लाख बनता है। 6 लाख बियर मार्केट पे कोई बड़ा पैसा नहीं लगाता है, बड़ा पॉइंट्स ढूंढते हैं। पुट साइड में मूवमेंट फर्स्ट होता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है और बहुत जल्दी होता है। वहां पे ज्यादा क्वांटिटी नहीं लिया जाता, वहां पे क्वांटिटी कम करके पॉइंट्स ढूंढना पड़ता है। अगर सिर तक पोजीशन आ जाएगा तो वो मैनेजेबल नहीं होता है, गले तक पोजीशन अगर आ जाता है तो वो उल्टी हो जाता है वहां पे, ठीक है। छोटा पॉइंट लेके निकलो, साइकोलॉजी खराब हो जाता है। बियर मार्केट पे क्या करेंगे, कल को आप बोल दोगे कि बियर मार्केट पे चलो कल को ये भी आप बोल देना कि फ्यूचर पे भी स्टॉक अलाउ नहीं है, हो सकता है ये भी आ जाए। लेकिन बात वही है, अगर इतना ही बखेरा हो रहा है, इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, रिटेल मर रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एक काम कीजिए, रिटेल सेगमेंट के लिए एफएनओ बंद कर दीजिए। सच बता रहा हूं, मतलब हम खुश हो जाएंगे, चलो ठीक है भाई, है नहीं, देगे नहीं, देगा नहीं, करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे अभी करेंसी बंद है, हम कर नहीं पा रहे। जीरोधा विरोधा में जो एमसीएक्स पे जो पहले का करेंसी था, वो मतलब करेंसी 5 बजे तक जो था वो अभी बंद है, हम कर नहीं पा रहे। उसी तरीके से आप एफएनओ को भी बैन कर दीजिए कि एफएनओ डीआईआईज और एफआईआईज को छोड़ के कोई नहीं करेगा। जिसके पास 50 लाख है वो करेगा, जिसके पास 5 लाख है वो नहीं करेगा। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जिसके पास 5 लाख है वो अगर पूरा क्वांटिटी एक लॉट पे लगा दे फ्यूचर का, तो वो कल के लिए क्या बचाएगा, वो पोजीशन को कैसे मैनेज करेगा, अल्टीमेटली वो कर नहीं पाएगा स्विंग ट्रेडिंग। तो वही बात है, आप एफएनओ को पूरा बंद कर दीजिए और आप लोग बंद करके फिर एफआईआईज डीआईआईज, ठीक है। नहीं तो मतलब पूरा रिटेल ही खत्म हो गया, क्योंकि रिटेल में तो एचएनआई भी रिटेल में आ जाता है और स्मॉल ट्रेडर्स भी रिटेल में आ जाता है, मिड ट्रेडर्स भी आ जाता है। तो वही बात है, इससे एटलीस्ट तसल्ली तो मिल जाएगा कि चलो यहाँ पे करियर नहीं है, कहीं और जाके ढूंढते हैं। मतलब सरासर तानाशाही, मोनोपोली, पता नहीं क्या बोले, क्योंकि बोलने जैसा कुछ है ही नहीं। अब कोई भी ट्रेडर अपना आपा ऐसे ही नहीं खोता है। नॉर्मली हमारे प्रोफेशन में शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस तरह का जब चीज़ें होता है, शांत रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि किसी दिन छुट्टी मार्केट आवर में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आज छुट्टी है, कल को ट्रेड होगा। किसी दिन बोला जाता है एक्सपायरी ये हफ्ते में ये दिन हो जाएगा, किसी दिन बोला जाता है एक्सपायरी चेंज हो रहा है, कभी बोला जाता है मार्जिन बढ़ रहा है, कभी बोला जाता है कि लिवरेज बढ़ रहा है, कभी आप बोल रहे हो एफएनओ में टैक्स बढ़ जाएगा, कभी आप बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ जाएगा, कभी आप बोल रहे हो लॉट साइज घटा रहा है, कभी बोल रहे हो लॉट साइज बढ़ा रहा है। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको करना है तो आप लोग किसी और जगह पे कर लीजिए, एक डाटा बना लीजिए। सेबी का यहाँ से ये बात आ रहा है कि हम डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा जो बताएगा हम उस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं, 6 महीने पहले तक डाटा आपको बता रहा था लॉट साइज घटाना है, और 6 महीने बाद आपको डाटा बता रहा है कि लॉट साइज बढ़ाना है। तो ये कौन सा डाटा है मुझे भी जानना है, प्लीज शेयर इट विद अस, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम और नुकसान हम जैसे मीडियम ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो बिग हैंड्स है वो तो संभाल लेंगे। और एक बात याद रखिएगा,
हर कोई रातों रात बिग हैंड्स नहीं बनते, सब एक जर्नी से शुरू होता है, स्मॉल से मिड, मिड से बिग। अब आप यहाँ पे स्टॉपेज लगा रहे हो तो ये तो ऐसा ही हो गया कि यू डोंट वांट अस टू ग्रो। तो कौन सा रिटेल के लिए ये अच्छा बात है, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कि डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो आप लोग, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे अभी डाटा आ रहा है कि एक्सपायरीज को एक दिन में करना चाहिए। तो 6 महीने पहले कैसे डाटा वहां पे आ गया कि एक्सपायरीज को अलग अलग दिन पे करना चाहिए? वहां पे प्रोविजन क्यों नहीं था? एनएससी जो चाहे वो ऐसे ही कर सकता है विदाउट अ रेगुलेटिंग बॉडी लाइक सेबीज ऑथराइजेशन। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वोट चला गया, अब ये सब आ रहा है। वोट के पहले ये सब कुछ नहीं था, मार्केट एकदम मजामा था, अभी मार्केट पे आ रहा है सजा। तो ये सारे चीज, ये सारे पॉइंट्स, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। मतलब एक ट्रेडर को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। हम जो खेलेंगे, एक प्लेग्राउंड जो है, एक जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म धीरे धीरे खिसकता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो ये दिक्कत होने वाला है ना। और एक चीज मैं ये फिर से बताऊंगा, ये चीज अभी तक हुआ नहीं है, एफएनओ में टैक्स, ये चीज अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, 15 जुलाई को मीटिंग है, कुछ ना कुछ तो खलबली मचने वाला है। हो सकता है 5 लाख का 10 लाख करे, चलो फिर भी ठीक है। 5 लाख का 10 लाख मतलब डबल लेना है, फिर भी किसी तरीके से मैनेजेबल है। लेकिन 6 गुना इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब वो फिर कुछ बोलने जैसा मतलब शब्द नहीं बचता है। रॉ वीडियो है, जो दिल में आ रहा है बोल रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली फेस तो मुझे ही करना है, आपको ही करना है, बोलना तो हमको ही है। लेकिन आपसे डिसाइड कर लिया है, कुछ भी इशू होगा मैं बोलने तो वाला हूँ, जरूर बोलूंगा। लोगों को अच्छा लगे ना लगे वो उनकी पर्सनल चॉइस होगा, लेकिन मुझे जो दिक्कत आ रहा है, मुझे जो प्रॉब्लम फेस होगा, मैं जरूर बताऊंगा। और हम रिटेल कम्युनिटी जो है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ लोग, 13 करोड़ लोग आए हैं, उसमें से भी बहुत कम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जब पूरा ये कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगा ना, एक एंड स्टेज में आ जाएगा, तब इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हम सब ने सुना है, जो भी केसेस है, गेम स्टॉप वगैरह, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो ये एक माइलस्टोन डिसीजन होना चाहिए रिटेल की तरफ से भी, कि हम इसको आगे तक लेके जाए और थोड़ा सा रेज करे अपने वॉइस को कि प्लीज ऐसा मत होने दीजिए। यू आर एन गवर्निंग बॉडी, ऑफ कोर्स यू वांट टू डू गुड फॉर द रिटेल कम्युनिटी, बट यू कैन नॉट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो जाएगा फिर, जो एक पार्ट को आप मार रहे हैं और एक पार्ट को आप बचा रहे, और जो जिनको आप बचा रहे हैं वो फिर से वो मार खाने के लिए आ रहा है, क्योंकि आप अवेयरनेस तो दे नहीं रहे हो। आप कोई टेस्ट रख दो, आप, मैं फिर से बताया, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बहुत बार डिस्कस किया है, आप टेस्ट रखो ना ब्रोकर से बोल के। ब्रोकर्स में एक नॉर्मल, बस एक छोटा सा ऐसा आता है कि जहां पे बोला जाता है रिस्क, एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, लोग वहां पे बिना देखे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देते हैं। लोग तो देखते ही नहीं है, तो उनके लिए कोई टेस्ट रख दीजिए। आप ब्रोकर्स को बोलिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम देने के लिए, रीजनल स्टार्स को बोलिए रीजनल पे अपना थोड़ा अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। ये सब करने से रिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। हर चीज का एग्जाम है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का भी एग्जाम हो जाना चाहिए। जो काबिल है वो बनेगा राजा, जो नहीं काबिल है वो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नहीं जो काबिल है उसको आप बनने ही नहीं देंगे, उसको आप घुसने ही नहीं देंगे। दिस इज कंसर्निंग एंड इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज इसको थोड़ा सा देखिएगा, अगर मतलब हो सके तो, अदरवाइज दिक्कत तो हमें आना ही वाला है। बाकी वीडियो को खत्म करेंगे यहाँ पे। कोई भी अगर हार्श वर्ड्स मेरे मुंह से निकल गया है, थोड़ा सा शायद हीट ऑफ द मोमेंट पे निकला है, तो आई एम वेरी एपोलॉजेटिक फॉर इट। ऐसा नहीं है मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, किसी के सेंटिमेंट पे खोप पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली जब घर में पैसा आना बंद हो जाता है ना, चुपता हमको ही है। अगर मेरे घर में 10,000 आता है महीने का, साल का, 10 साल में, उसमें से टैक्स मुझे 3 भरना पड़ेगा, चुभेगा मुझे ही। अगर मेरे घर में 10,000 आता है साल का, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि ये टैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा और 10,000 में नहीं ला पाऊंगा, 5 ला पाऊंगा, उसमें से टैक्स 5 में से दे टैक्स 3.5, तो 10 में से 3.5 आ गया, चुभेगा मुझे ही। तो यही बात है, इसके लिए ये वीडियो था। अगर कुछ गलत बोला है तो वेरी सॉरी। आप लोगों का कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके बताइए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूंगा। इट वॉज अ रफ डे, और इस तरह का डिसीजन जब आता है, ऑलरेडी एक ट्रेडर बहुत सारे डिसीजन पे दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ट्रेडर का एक प्लान होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कहां पे कौन सा दिन में कैसा प्लान करके वो अपने कैपिटल को बढ़ाएगा, वेल्थ को क्रिएट करेगा। इस तरह का जब डिलेमा आ जाता है, जैसे हाई वीक्स अगर हो जाता है तो ऑप्शन सेलर्स को दिक्कत आता है, उसी तरीके से इस तरह का डिलेमा जब आ जाता है तब दिक्कत आ जाता है। वैसे ही बजट है 23 तारीख को, उसके पहले 15 को ये मीटिंग। रफ वीक इज कमिंग अहेड गाइस, तो
दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर जुड़ जाइए वीडियो के साथ। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आने वाले टाइम पे भी बनाता रहूंगा, तो स्टे विद द चैनल। और बस यही है, कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। द बंगाल ट्रेडर साइनिंग ऑफ।